नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी का भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। किसान साथियों, इन दिनों हमारी खेती का स्वरूप बदल रहा है, हमारी खेती किसानी बदल रही है। पहले हमारा किसान परंपरागत खेती को करता था, लेकिन आज का हमारा किसान खेती में कई तरीके के नवाचारों को अपना रहा है, जैसे लर्निंग वाइल डूइंग यानी कि करके सीखना, जैसे प्रोग्रेसिव फार्मिंग यानी कि कृषि में आधुनिक तकनीक को अपनाना, और जैसे लैब टू लर्न यानी कि लैब से जो प्रयोगशाला में हो रहा है वो सीधे तौर पर हमारे खेत तक कैसे पहुँचे। तो हमारा किसान कुल मिलाकर वैज्ञानिक किसान भी बन रहा है और प्रोग्रेसिव फार्मर भी बन रहा है। और इसके लिए ज़रूरी होता है संवाद करना, क्योंकि खेती किसानी में इन दिनों कई तरह की समस्याएं भी आती हैं, तो इसके लिए संवाद स्थापित करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। और हर संवाद से हर समस्या का समाधान प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे ही हमारा एक विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ देलसर के झुंझुनू जिले में। यहाँ पे हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर और हमारे वैज्ञानिक किसानों के बीच में एक विशेष कार्यक्रम किसान वैज्ञानिक संवाद स्थापित हुआ। जानेंगे इसके बारे में विस्तार से, तो चलिए देर किस बात की, आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हमारा पहला सेगमेंट, खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती की में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। देश में श्री अन्न योजना की होगी शुरुआत, केंद्रीय बजट में एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड का हुआ ऐलान, और कृषि कनेक्शन देने में अजमेर डिस्कॉम अव्वल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना की शुरुआत करने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार देश में मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए केंद्र ने मिलेट मिशन भी शुरू किया है। सरकार का मानना है कि मोटे अनाज की खेती से किसानों की आमदनी में इजाफा होगा और धरती का वाटर लेवल भी बढ़ेगा, साथ ही पर्यावरण भी स्वच्छ होगा, क्योंकि मोटे अनाज की खेती में बहुत कम सिंचाई की जरूरत होती है। इसमें कीटनाशक और खाद का इस्तेमाल भी न के बराबर किया जाता है। यही वजह है कि वित्त मंत्री ने बजट पेश करने के दौरान मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना की शुरुआत करने का ऐलान किया। साथ ही कहा कि अब मोटे अनाज को श्री अन्न के नाम से जाना जाएगा। ऐसे में जिन राज्यों में मोटे अनाज की खेती सबसे ज्यादा की जाती है, उन राज्यों के किसानों की आमदनी में इसका काफी इजाफा होगा। गौरतलब है कि भारत 51 मिलियन टन से अधिक बाजरा का उत्पादन करता है, जो एशिया में उत्पादन का करीब 80% और वैश्विक उत्पादन का 20% है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने एग्रीटेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट में एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड की शुरुआत का भी ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने आम बजट पेश करते हुए कृषि और किसानों के हित में कई सारी घोषणाएं की। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के युवा एंटरप्रेन्योर को आधुनिक इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजीज की मदद के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड की शुरुआत का ऐलान किया। केंद्र सरकार का मानना है कि इस फंड के माध्यम से युवा उद्यमियों की संख्या में इजाफा होगा और उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। गौरतलब है कि युवा उद्यमियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती स्टार्टअप शुरू करने के लिए फंड की ही रहती है। इस फंड का मुख्य उद्देश्य कंटेम्पररी तकनीकों को पेश करके उत्पादन को भी बढ़ाना है। इसके माध्यम से किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों का जल्द समाधान किया जाएगा। सरकार का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्र के युवा जब तक कृषि आधारित एंटरप्रेन्योर्स नहीं बनेंगे, तब तक कृषि सेक्टर का पूरा विकास नहीं होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इस फंड के माध्यम से कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए नई तकनीकों को बढ़ावा दिया जाएगा। अजमेर डिस्कॉम ने चालू वित्त वर्ष में 31,000 नए कृषि कनेक्शन देकर नया कीर्तिमान बनाया है, जिसका लाभ 11 जिलों के किसानों को मिलेगा। राज्य में किसानों को बिजली कनेक्शन देने में अजमेर बिजली वितरण निगम अव्वल रहा है। डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक NS निर्वाण के निर्देशन में अधिकारियों ने किसानों को बिजली कनेक्शन जारी करने का शानदार कार्य किया है। इस वित्तीय वर्ष में अब तक करीब
30,972 कृषि कनेक्शन जारी कर दिए गए हैं, जिससे प्रदेश के 11 जिलों में किसान लाभान्वित हुए हैं। इस दौरान सर्वाधिक 4,437 के आसपास कृषि कनेक्शन भीलवाड़ा सर्किल में जारी कर किसानों को बड़ा लाभ पहुंचाया गया है। इस वित्तीय वर्ष के दौरान अजमेर सिटी, अजमेर जिला सर्किल, भीलवाड़ा, नागौर, झुंझुनू, सीकर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद और उदयपुर सर्किल में कृषि कनेक्शन जारी किए गए हैं। अजमेर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक ने बताया कि कृषि कार्य के लिए बिजली बेहद जरूरी है। कृषि कनेक्शन होने से किसानों को फसलों की सिंचाई करने में मदद मिलती है। इसी को ध्यान में रखते हुए डिस्कॉम किसानों को कनेक्शन जारी कर रहा है। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान साथियों, हमारा इन दिनों जो किसान है वो खेती में कई तरह के जब नवाचार कर रहा है, आधुनिक खेती को अपना रहा है, तो कई तरह की समस्याएं आना लाजमी है। लेकिन इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है संवाद के माध्यम से। और संवाद के माध्यम से हमारे जो किसान हैं वो वैज्ञानिक किसानों के सामने अपने प्रश्नों को पूछते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करते हैं। ऐसे ही पिछले दिनों हमारी कृषि दर्शन की टीम पहुंची झुंझुनू जिले के देलसर गांव में। किसान भाइयों नमस्कार, राम राम। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको राजस्थान के अलग अलग अंचलों में ले जाते हैं और वहाँ के किसानों से और कृषि वैज्ञानिकों से मिलवाते हैं, कृषि अधिकारियों से मिलवाते हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारी टीम आ पहुँची है जिला झुंझुनू के गांव देलसर में। और इस समय आप मेरे साथ देख रहे हैं हमारे क्षेत्र के किसान भाई हमारे साथ हैं और हमारे क्षेत्र के जो कृषि वैज्ञानिक हैं, कृषि अधिकारी हैं, वो इस समय हमारे साथ हैं। मैं चाहूँगा कि हम इस कार्यक्रम को यहाँ से शुरू करें जिसका नाम है किसान वैज्ञानिक संवाद। कार्यक्रम शुरू होने से पहले किसान भाइयों, आज हमारी टीम आपके लिए आ पहुंची है, तो एक बार जोरदार तालियों से हमारे एक्सपर्ट का अभिनंदन होना चाहिए और एक्सपर्ट की तरफ से हमारे किसान भाइयों का अभिनंदन होना चाहिए, क्योंकि कृषि दर्शन का ये प्रयास रहता है कि हम अलग अलग अंचलों में जाएं, हम किसानों के बीच में जाएं, किसानों के खेतों तक जाएं और वहां से आपके लिए एक बहुत ही रोचक तरीके से सुंदर कार्यक्रम की प्रस्तुति आपके लिए लेकर आए जिसका नाम है किसान वैज्ञानिक संवाद। तो आज हम धर्मवीर जी खींचड़ के खेत पर हैं। इस समय आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये इनका खेत है। प्राकृतिक और जैविक खेती से बहुत ही परिपूर्ण आपको नज़ारा देखने को मिल रहा होगा और यहाँ से आज हम इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं, शुभारंभ कर रहे हैं। तो लीजिए, हमारा कार्यक्रम शुरू होता है। सबसे पहले हम इस क्षेत्र के किसान भाई के पास जाते हैं। नमस्कार जी, राम राम। राम राम जी। क्या शुभ नाम? बलवीर। बलवीर जी, क्या आपका सवाल है, क्या आप हमारे एक्सपर्ट से जानना चाहते हैं? मेरा सवाल है 2023 अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मना रहे हैं, तो इसको मैं विस्तार से जानना चाहता हूँ। हाँ, तो बहुत अच्छी बात कही आपने। और किसान भाइयों, देखा आपने कितना अच्छा प्रश्न किया। भारत सरकार ने पूरे वैश्विक स्तर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की अनूठी पहल पर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया और पूरे देश भर में इस समय कई सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। हमारा राजस्थान बाजरा, ज्वार, रागी इनमें बहुत आगे है और इसीलिए हमारे भारत में इन फसलों की जो एक तरह से बाहुल्य है, इसलिए हमारे देश में इस समय ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मनाया जा रहा है। हमारे बीच एक्सपर्ट हैं कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर झुंझुनू के मुख्य वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉक्टर दयानंद जी। आपसे जानते हैं कि इन्होंने किसान भाई ने जो प्रश्न किया है, इनका थोड़ा विस्तार से आप बताइए। सबसे पहले मैं आज हमारे ज़िले में दूरदर्शन टीम जो आई हुई है कृषक वैज्ञानिक संवाद आयोजित करने के लिए, उनका मैं ज़िले के किसान भाइयों की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। और हमारे बहुत ही प्रगतिशील किसान जिन्होंने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि वर्ष 2023 को पूरा विश्व है वो अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मना रहा है, उसकी इनको थोड़ी सी जानकारी चाहिए। तो मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि भारत सरकार की पहल पर पूरा विश्व है वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मना रहा है। और इसमें जैसा कि हम जानते हैं कि मोटे अनाज में हमारा बाजरा है, ज्वार है, रागी है, कोडो है, सावा है और दूसरे माइनर मिलेट्स हैं, वो आते हैं।
और ये सब चीज़ें जो पूर्व में हमारे खान पान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहता था, लेकिन धीरे धीरे हरित क्रांति के फलस्वरूप हम इनको छोड़ करके और गेहूं और चावल की तरफ आ गए। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे ये जो मोटे अनाज हैं जिनके नाम मैंने अभी बताए थे, इनको हम न्यूट्री सीरियल्स भी कहते हैं, क्योंकि इनमें जो पोषक तत्व होते हैं, चाहे उसमें कोई सा भी पोषक तत्व है, जिंक हो, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, मिनरल्स हो, वो बहुत ही बहुतायत में पाए जाते हैं। साथ ही साथ हम इनको क्लाइमेट स्मार्ट क्रॉप्स भी कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की जो राजस्थान की जलवायु है वो सर्दियों में अभी हम जैसा महसूस कर रहे हैं कि टेम्परेचर है वो माइनस में जा रहा है, गर्मियों में हम महसूस करते हैं कि टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर भी जाता है। तो हम इन मोटे अनाज को क्लाइमेट स्मार्ट क्रॉप इसलिए कहते हैं कि ये मौसम की कैसी भी प्रतिकूलता हो उसको ये सहन करने में सक्षम होते हैं। हमारे यहाँ की ज़मीनें हैं जो मोटे कण वाली होती हैं, जिनमें जैविक कार्बन बहुत कम होता है, जिनकी उर्वरा शक्ति काफ़ी कम होती है, तो ये जो हमारे मोटे अनाज वाली फसलें होती हैं वो दूसरी फसलों की तुलना में बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं, बहुत अच्छी पैदावार देती हैं। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि इन क्रॉप्स को, जो हमारे मोटे अनाज हैं, इनको हम मैजिक क्रॉप्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये भविष्य की फसलें हैं। अब धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को इसके बारे में जागरूकता हो रही है, स्पेशली जो कोविड आया था उसके बाद में लोग हैं वो अपने खान पान के बारे में काफ़ी जागरूक हुए कि उसमें हमें क्या खाना चाहिए, क्या हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। तो ये सब चीज़ें देखते हुए इनको हम मैजिक क्रॉप्स भी कह सकते हैं। और भारत सरकार 2023 को बहुत ही बढ़ चढ़ करके और अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाने जा रही है, जिसमें हम किसानों के लिए तरह तरह के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, इनके लिए भ्रमण कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, इनके लिए गोष्ठियाँ आयोजित कर रहे हैं, इनके लिए हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो आयोजित कर रहे हैं। तो मैं किसान भाइयों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि जिस मोटे अनाज को पूरा विश्व बढ़ चढ़ करके और अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष के रूप में मना रहा है, हमें भी इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेना है। जो भी कोई कार्यक्रम होता है उसमें हमें सक्रिय भागीदारी निभानी है और हमारे खेतों के ऊपर हमें बढ़ चढ़ करके, और इस साल बाजरा जो यहाँ की एक मुख्य मोटा अनाज फसल है उसको उगाना है और उसकी जो एरिया भी बढ़ाना है, पैदावार भी बढ़ाना है और उसकी उत्पादकता भी बढ़ानी है। तो इस प्रकार से किसान भाइयों, वर्ष 2023 को हम मोटा अनाज वर्ष मनाने जा रहे हैं और आप इन सब बातों को अपनाते हुए अपने खेत पर मोटा अनाज का क्षेत्र भी बढ़ाना है, उत्पादन भी बढ़ाना है और उत्पादकता भी बढ़ानी है। नमस्कार साहब, मेरा नाम धर्मवीर है। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा कि मैं डेयरी कर रखी है, तो गायों की सर्दियों में प्रबंधन करने के मैं उनको पूछना चाहूँगा कि कैसे प्रबंधन किया जाए सर्दी के में। धन्यवाद धर्मवीर जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। मैं डॉक्टर प्रतीक चौधरी, पशुपालन विभाग झुंझुनू की तरफ से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजस्थान का क्लाइमेट दोनों तरीके से ही सर्दियों में और गर्मियों में एक्सट्रीम कंडीशन पे चला जाता है। और जिस तरह मनुष्य होता है उसी तरह पशु भी एक ऐसा जानवर है जिसको सर्दी काफ़ी ज़्यादा हर्ट करती है, प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है। तो इसके लिए हमें मैनेजमेंट दो तरीके से किया जाता है। पहला मैनेजमेंट है कि अपने को बाहरी वातावरण से पशु को तापमान को कैसे नियंत्रित किया जाए। जैसा कि धर्मवीर जी आपने कर रखा है, बहुत ही अच्छा अपना जो आपने डेयरी फार्मिंग जो कर रखी है, तो इसका जो आपने बनाया है लेआउट वो बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है, क्योंकि अपने हिमालय रीजन से उत्तरी भारत से सबसे ज़्यादा ठंडी हवाएं आती है और उस ठंडी हवा की वजह से साधारण जो टेम्परेचर है वो 5 से 6 डिग्री नॉर्मल से भी डाउन चला जाता है पशुओं के लिए। उस कंडीशन में हमें क्या करना है, एक तो उत्तरी हवाएं कैसे रोकनी है, उसके लिए जैसे अपन अच्छी क्वालिटी का पर्दा लगा दें और फार्म की हाइट 10 फीट के आसपास रखें ताकि ज़्यादा ऊंचा नहीं जाए, और उसमें हवा पास होने के लिए जगह रात्रि के समय कम से कम अपन रखें ऐसी कि उसमें हवा ज़्यादा पास नहीं हो। उत्तर साइड से दक्षिण साइड अपन हमेशा खुली रखेंगे अपनी, ताकि पशुओं को प्रॉपर ऑक्सीजन भी मिलती रहे। तो जैसे ही ये टेम्परेचर ये 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा देगा पशु के लिए। दूसरी चीज़ है कि पशु के ऊपर भी अपन रात्रि में कवरिंग डाल दें, जैसे कंबल है या कोई मोटा कपड़ा है वो डाल दें। ये तो हो गया आपका बाहरी मैनेजमेंट। अब दूसरा करना चाहिए अपने को, एक अंदरूनी मैनेजमेंट होता है जो उसके मतलब खान पान में अपने को कुछ चीज़ों में सुधार करना होता है। एक तो जब भी आप पानी पिलाएं सुबह के टाइम में 7 बजे से पहले पशुओं को लगभग अपन पानी पिलाते हैं, तो अपने को ये कोशिश करनी चाहिए कि गुनगुना पानी मिले पशु को, न कि रात का ठंडा पानी मिले। दूसरी चीज़ उनके खान पान में अपने को जैसे गुड़ है, शक्कर है, जिसमें मतलब अपने को मैक्सिमम क्वांटिटी में शुगर लेवल मिल जाए ताकि उसको इंस्टेंट एनर्जी मिले। जैसे अपन देखते हैं हनुमानगढ़ गंगानगर साइड में अपने से भी ज़्यादा ठंड रहती है, लेकिन उनके पास सबसे अच्छा है गन्ने का सीरा मिलता है उनको, तो वो अपने उसमें जो खान पान है उसमें मिला के रखते हैं ताकि उससे उनको एनर्जी मिलती रहे।
क्योंकि जैसे मनुष्य भी वही काम करता है, सर्दियों में अपन भी शक्कर या गुड़ ज़्यादा खाते हैं, उसका यही बेनिफिट है कि ये बॉडी के टेम्परेचर को शर्करा लेवल है वो हाई रहता है, तो ये बॉडी टेम्परेचर को 4 से 5 डिग्री अपने आप बढ़ा देता है। तो ये चीज़ अपने को विशेष तौर से ध्यान रखनी है कि मतलब न्यूट्रिशनल वैल्यू जो पशु के लिए है, एनर्जी लेवल जो पशु का है वो वीक नहीं हो, क्योंकि कोल्ड स्ट्रोक एक ऐसी चीज़ है, एक बार पशु कोल्ड स्ट्रोक में आ जाता है तो प्रोडक्शन भी उसका डाउन हो जाता है, वो आगे जा कर के उसकी ब्रीडिंग में हर चीज़ में समस्याएं खड़ी होती है और वो पशु फिर एक तरीके से अपने लिए अनप्रोडक्टिव हो जाता है। तो ये आप स्पेशल ध्यान रखें कि सर्दियों के वक्त खाने के अंदर जैसे आप अनाज जो डाल रहे हैं उसको 0.1% आप इंक्रीज कर सकते हैं। कहने का मतलब जैसे 1 किलो अनाज दे रहे हैं वहाँ पर 1 किलो 100 ग्राम अनाज देना चालू कर दें, तो जो एक्स्ट्रा उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो वहाँ से पूरी कर लेगा, इसलिए न तो उसका प्रोडक्शन कम होगा और न उसको सर्दी सताएगी। जी नमस्कार, मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं मेरे खेत में बगीचा लगाना चाहता हूं। तो आपसे ये जानना चाहता हूं कि उद्यान विभाग की तरफ से कोई जानकारी हो तो कृपया करके हमें बताएं। मैं राकेश यादव, बागवानी विभाग झुंझुनू। देखिए सुनील जी, धन्यवाद, आपने अच्छा क्वेश्चन किया है कि आप बगीचा लगाना चाहते हैं, उसके लिए उद्यान विभाग के द्वारा जो योजनाएं चलवाई जा रही है उनके बारे में आपको जानकारी बताना चाहता हूँ। देखिए, अपने जो केंद्र सरकार के द्वारा एक राष्ट्रीय बागवानी मिशन चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो किसान अपने खेतों पर नए बगीचा स्थापना करना चाहते हैं उसके लिए सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जा रही है। इसमें क्या है कि जो भी काश्तकार अगर अपना खेत में बगीचा लगाना चाहता है, इसके लिए आपको ई मित्र, जो अपना ई मित्र होता है, उस पर जाकर आवेदन ऑनलाइन करवाना है। कम से कम किसान के पास 4 बीघा ज़मीन का होना ज़रूरी है। अपन बात करते हैं झुंझुनू ज़िले की। अपने झुंझुनू ज़िले में राजस्थान सरकार के द्वारा फिलहाल नींबू और बेर पे अनुदान दिया जा रहा है। कम से कम एक किसान को 4 बीघा में चाहे नींबू लगवाओ, एक ही वैरायटी लगानी पड़ेगी, चाहे नींबू लगवा लो या चाहे बेर की खेती करो। इसमें सरकार के द्वारा 1 हेक्टेयर पर 30,000 रुपये एक किसान को अनुदान दिया जा रहा है। इसमें ड्रिप संयंत्र लगवाना अनिवार्य है, क्यों आपको पता है कि बगीचे में ड्रिप के बिना सिंचाई नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो है नहीं कि लगभग आप 4 बीघा में बगीचा लगाते हो तो लगभग 120 पौधे लगेंगे 6 × 6 मीटर पर, कि आप एक पौधे जो स्पेसिंग होती है, पौधे से पौधे की दूरी या लाइन से लाइन की दूरी 6 × 6 होती है, लगभग 4 बीघा में 120 पौधे लगेंगे नींबू के। इसके लिए आप पहले खेती की तैयारी कैसे करें? सबसे बड़ी समस्या आती है कि किसान खेती की तैयारी कैसे करे। जैसे भी गर्मियाँ आती है, जैसे अप्रैल मई का महीना आता है, तो उसमें क्या है कि पौधे लगाने से लगभग 2 माह पूर्व आपको क्या करने पड़ेंगे, गड्ढे तैयार करने पड़ेंगे। गड्ढे तैयार करने के लिए 1 × 1 × 1 बाई, मतलब 1 बाई 1 का मीटर का आपको गड्ढा तैयार करना है, 1 मीटर गहरा करना है, 1 मीटर चौड़ा करना है, ठीक है ना। इसमें क्या करना है, आपको 2 महीने पहले गड्ढा तैयार करना है। फिर इसमें आप सड़ी हुई आपके पास गोबर की खाद पड़ी हुई है, ठीक है, या मान लीजिए आप के पास DAP है आदि का भी प्रयोग कर सकते हैं इसमें। तो 2 महीने पूर्व आपको क्या कि गड्ढे तैयार करके उस गड्ढे को भरना है। जब मान लीजिए आपकी वर्षा सीजन लगभग जुलाई में वर्षा शुरू हो जाती है, तो उस समय क्या करना, आपको गड्ढा तैयार करके गड्ढे में अच्छी तरह से मतलब गली हुई सड़ी हुई गोबर की खाद उसमें डालकर, या वर्मी कंपोस्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं। किसान KHP के द्वारा जो खाद तैयार की जाती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और विभाग के द्वारा क्या करना पड़ेगा, आपको मित्र पे अनुदान के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और जैसे ही आज का राज किसान साथी ऐप ऑनलाइन होती है, सभी किसानों को पता है, इसका राजस्थान सरकार के द्वारा ये चलाया जा रहा है। इसमें क्या है कि ऑनलाइन करते ही हमारे पास मैसेज आ जाएगा कि आपने हमारे पास आवेदन ऑनलाइन कर दिया है। इसके बाद में क्या होगा, जैसे ही जुलाई का महीना आएगा तो आपको किसी भी सरकारी, चाहे कृषि विज्ञान केंद्र हो या कोई महाविद्यालय हो या कोई विश्वविद्यालय हो या कोई इंस्टीट्यूट हो, वहाँ से, या कोई अपने जो NHM है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड है अपना, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, उसके मान्यता प्राप्त नर्सरी द्वारा आप पौधे क्रय कर सकते हो और उसका बिल लगा के आप अनुदान प्राप्त कर सकते हो। और सीधे किसान के खाते में क्या होगा, अनुदान आ जाएगा। अनुदान 3 किस्तों में आएगा। पहले 60% आएगा, प्रथम वर्ष में 60% आएगा, अगले वर्ष 20%, उससे अगले वर्ष 20%। तो जो भी किसान इस अगर इच्छुक है तो ई मित्र पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। धन्यवाद। हाँ जी नमस्कार जी, मेरा नाम विनोद कुमार, ग्राम डावडी बलौदा है। मैं गेहूं की खेती करके रखी है, उसमें मेरे थोड़ा पीलापन आ रहा है, मैं उसके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ, उसके बारे में बताइए मेरे को। धन्यवाद विनोद जी, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है जो इस टाइम बहुत ज़रूरी है सभी किसान भाइयों के लिए। तो एक तो जैसे ही ज़्यादा सर्दी पड़ती है उस टाइम अपनी ज़मीन के अंदर जो भी पोषक तत्व हैं उनको गेहूँ
या जौ की जो फसल है वो उठा नहीं पाती है, जिसके कारण हल्का सा पीलापन उसके अंदर आ जाता है। और नंबर 2 बात, अब बार बार अपन ये फसल करते हैं जिससे अपने धरती के अंदर जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी कमी हो गई है। विशेषकर अपने जो सॉइल हेल्थ कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो आप सब लोगों को दिया गया है, उसमें आप देखते होंगे कि आयरन, जिंक, इनकी कमी अपने को अपनी फसल में दिखाई गई है। तो उसके अनुसार मैं आपको सलाह दूंगा कि इस टाइम जो पीलापन है उसको रोकने के लिए आप जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, माइक्रोन्यूट्रिएंट राजस्थान ग्रेड, जिसमें 6 तत्व मिले होते हैं, आप लाएं और अपनी ज़मीन में 25 किलो हेक्टेयर या 2.5 किलो प्रति बीघा के हिसाब से आप यूरिया के साथ या किसी अन्य चीज़ के साथ ब्रॉडकास्ट करें उसको, और ऊपर से पानी दें। पानी का जो टाइम है वो सिर्फ 1-1.5 घंटा रखें, जिससे वो माइक्रोन्यूट्रिएंट और जो आपने नत्रजन दिया है वो ज़्यादा नीचे ना जाए। इस तरीके से आपके गेहूं में जो पीलापन है वो आप जल्दी ही ठीक कर सकते हो। धन्यवाद। तो ये था हमारा विशेष कार्यक्रम किसान वैज्ञानिक संवाद झुंझुनू से सीधा आपके लिए, एक ऐसे किसान कर्मयोगी के खेत से, खेत की प्रयोगशाला से, जहां आप देख रहे हैं नज़ारे जैविक खेती के और प्राकृतिक खेती के। हम आपको आगे भी समय समय पर इसी प्रकार के किसान वैज्ञानिक संवाद कार्यक्रमों से रूबरू करवाते रहेंगे। हमारी ये श्रृंखला बहुत ही रोचक है, बहुत ही लोकप्रिय है और किसानों में खासी लोकप्रिय श्रृंखला है, जो हम अलग अलग अंचलों में जाते हैं, अलग अलग किसानों के बीच जाते हैं। हमारे कृषि वैज्ञानिक हमारे साथ होते हैं, हमारे किसान भाई हमारे साथ होते हैं और इनके साथ मिलके हम ये प्रयास करते हैं कि अलग अलग विषयों पे आपके लिए किसान वैज्ञानिक संवाद कार्यक्रम लेकर हम आते रहें। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। तो किसान साथियों, अभी आप सीधे तौर पर जुड़े थे देलसर गांव झुंझुनू से और वहां आप देख रहे थे किसान वैज्ञानिक संवाद कार्यक्रम भाग प्रथम, जो आयोजित हुआ वैज्ञानिक किसानों और प्रोग्रेसिव फार्मर के बीच में, जहां बहुत सारे किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, खेती किसानी में आ रही अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त किया। अगर आपको भी किसी तरह की कोई समस्या आ रही है तो आप भी हमसे सीधे तौर पर जुड़ सकते हैं और हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। और प्रश्न पूछने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र जयपुर। और अगर आप हमें पत्र ना लिख पाएँ और डिजिटल माध्यम से जुड़ना चाहें तो उसके लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। और हमेशा की तरह हमें रहेगा आपके पत्रों और आपके ईमेल्स का इंतज़ार। किसानों की बात, किसानों के साथ और किसानों का विकास, इन सभी का दर्पण है आपका अपना कार्यक्रम कृषि दर्शन। तो आज कार्यक्रम कृषि दर्शन में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। लेते हैं आपसे आज्ञा, लेकिन फिर हाजिर होंगे आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में खेती किसानी की एक नई जानकारी को लेकर, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।